हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आपका छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेज पर आप सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन था, है और रहेगा। तो चलिए आज आपके बीच में बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेके उपस्थित हूँ। और बेटा चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। नाम सुने होंगे, नो डाउट कि आप लोग नाम नहीं जानते होंगे। इस चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, ठीक है। यानी हेलोजन और अल्केन का संगम करके इस चैप्टर को बनाया गया है। और हेलो अरेन्स को बेटा हम लोग हेलो बेंजीन्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेलो बेंजीन्स भी लिखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरेंस का मतलब एराइल ग्रुप है। ये आपका चैप्टर का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा चैप्टर है, एक एक चैप्टर शुरू से लास्ट तक। पहले तो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना कुछ बता देंगे कि आपको ये चैप्टर का नाम जो रखा गया है, इससे जो कंपाउंड और आगे जो यूज करेंगे उसका सारा बेसिक फॉर्मेट आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें लेके आए हैं। पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको मैं प्रॉब्लम्स पर लेके चलूँगा। और लगभग आपको जितना पूछा गया क्वेश्चंस है 10 साल तक, यानी लगभग विद इन 10 ईयर्स तक जितने पूछे गए क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि सर 10 साल का क्वेश्चन बताइएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं बेटा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक ही टाइप का अगर 2-3 क्वेश्चन पूछा है तो तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लेंगे और वहीं पर तीनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। या उसका ऐसा ऑप्शन लेके आएंगे कि उस ऑप्शन से आपको जिस जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है सारे आपको एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। और इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। क्योंकि ये ऑर्गेनिक का चैप्टर है तो रिएक्शन मैकेनिज्म से अच्छा क्वेश्चन होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म से अच्छे क्वेश्चंस होंगे। यानी आपको रिएक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेगा। रिएक्शन से आपको अप्रॉक्सीमेटली लगभग इस पूरे सेट में आपको 35 से 40 क्वेश्चन लिया गया है। और 40 क्वेश्चन में 35 से 40 क्वेश्चन में आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो कम से कम आपको रिएक्शन के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उस रिएक्शन को समझने के लिए बेटा जरूरी है जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, उम्मीद ही नहीं विश्वास भी है और भरोसा भी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नो डाउट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना भी नहीं भूलना है। अच्छा लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ त्रुटि है, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का ये खूबसूरत सा चैप्टर आपके बीच में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये चैप्टर को आप समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है बेटा? हेलो का मतलब होता है हेलोजन और अल्केन। तो इसको अगर आप मिलाइएगा सिंपल, तो आपका सिंपली मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन, जैसे आपको CH3X लिखा हुआ है, तो ये आपका कौन सा है? तो अल्केन ग्रुप, यानी ये आपका मिथाइल है। ये क्या है? मिथाइल है। और ये हेलोजन ग्रुप है। ये आपका क्या है? मिथाइल के साथ आपको हेलोजन लगा हुआ है, तो मिथाइल हैलाइड होगा या फिर हेलोमीथेन होगा। मिथाइल हैलाइड लिख सकते हैं इसको, या फिर इसी का नाम दूसरे शब्दों में हम लोग हेलोमीथेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हेलोमीथेन इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हेलो अरेंस ग्रुप है, तो इसमें क्या करेंगे कि बेंजीन रिंग लेंगे और इस बेंजीन रिंग में हम लोग क्या करेंगे? एक्स को लगा देंगे। किसको लगा देंगे? एक्स को लगा देंगे। तो ये आपका बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा, बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा। या इसी को बेटा हम लोग हेलो बेंजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो बेंजीन भी हम लोग बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जरा दोनों का अलग अलग पार्ट में फॉर्मेशन दिखाता हूँ कि दोनों को हम लोग फॉर्म कैसे कैसे करते हैं और कैसे कैसे बनाया जाता है, वो आपको जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं हेलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो बड़ा सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है।
जैसे आपने मीथेन पढ़ा है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा तो बेटा आपका मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीथेन में एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो मिथाइल बनेगा, और इसी मिथाइल में हम क्या करेंगे कि फ्लोरीन को जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? तो CH3F बन जाएगा, और इसको फ्लोरोमीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लोरोमीथेन। तो ये बन गया। वैसे ही और भी कंपाउंड ले सकते हैं। C2 आपका H6 दिया हुआ है, इसमें से हाइड्रोजन हटाइए तो बनेगा क्या? C2H5 इथाइल बन जाएगा, और इसमें क्लोरीन को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? C2H5Cl का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी इथाइल क्लोराइड बन गया या क्लोरोइथेन बन गया। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न से आपको बेंजीन लेना है यहाँ, और इस बेंजीन में से क्या करना है बेटा? एक हाइड्रोजन हटा देना है। जहाँ कहीं से हटाइएगा वहाँ आप ऐसा खाली लगा दीजिएगा। ये बेंजीन है, बीच में गोला देना, अंडा देना नहीं भूलना है। ठीक है, और इसी में क्या करेंगे हम लोग कि अब इसमें क्या करेंगे? क्लोरीन को अगर जोड़ दिए तो ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन या बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे आपको बहुत सारे कंपाउंड इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा कंपाउंड मिलेगा। अब इसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन के संख्या के आधार पर जब इसको हम क्लासिफाई करते हैं तो मोनोहैलाइड होगा, डाई हैलाइड्स होगा और ट्राई हैलाइड्स होगा। तो चलिए इसको अगर क्लासिफाई करेंगे तो यहाँ पर मोनोहैलाइड आपका क्या आ जाएगा? तो मोनोहैलाइड आपका CH3X हो गया। डाई हैलाइड्स क्या हो जाएगा? दो ठो हैलोजन तो C2X और यहाँ पर CH2X, ये डाई हैलाइड्स हो गया। और ट्राई हैलाइड्स क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर C2X, यहाँ पर CHX और यहाँ पर CH2X, ये ट्राई हैलाइड्स हो गया। मोनोहैलाइड्स यानी एगो हैलोजन वाला, दूगो हैलोजन वाला, तीन गो हैलोजन वाला। इसमें भी आप कर सकते हैं तीनों में। एरेंस वाला जो था बेंजीन वाला, तो इसमें भी आप X लगा सकते हैं, ये मोनो हो गया। डाई है तो दो जगह लगा दीजिए, तो ये आपका डाई हो गया। ठीक है, और ट्राई है तो तीन जगह लगा दीजिए, ये आपका क्या हो गया? ट्राई हो गया। नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ तक ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे। तो फटाफट कॉपी कलम निकाल के और एक एक चीज को माइंड आउट करने की कोशिश करना है। तो ये मोनो अल्केन है, मोनो हैलाइड्स है, मोनो हैलोजन है, डाई है, ट्राई हैलोजन। तीन पार्ट ये समझ में आपको आ गया होगा, नो डाउट कि समझ में नहीं आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें और कुछ हम आपको सिखाते हैं। जैसे इसका केमिकल फार्मूला लिखिएगा तो इसका जनरल फॉर्म जब देखिएगा तो आपको RX होगा, किसका? इसका। और इसका अगर लिखिएगा तो एराइल ग्रुप होता है, तो ARX किसका होगा? इसका होगा। दोनों का जनरल फॉर्म आपका ये आ जाएगा, RX इसका, जहां पर R आपका अल्काइल ग्रुप है, अल्केन से आया है अल्काइल ग्रुप, X आपको हैलोजन को शो करता है। यह आपका बेंजीन एराइल ग्रुप है बेंजीन के लिए, और X आपका किसके लिए है? तो हैलो के लिए। ये आपका हो गया जनरल फार्मूला। जब इसका देखिएगा तो जनरल फार्मूला, जैसे मैं इसका सामान्य सूत्र बताता हूं, तो CnH2n + 1, CnH2n+1 X हो जाएगा। कैसे? आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पर एक डालिए, CN के जगह पर क्या डालो बेटा? एक डालो। 1 डालिएगा तो क्या हो जाएगा? C1H3 और X हो जाएगा, आएगा। फिर इसी के जगह पर डाल दीजिए 2 डाल दीजिए, तो C2H कितना हो जाएगा? 5X आ जाएगा। ऐसे ही आपका C3H7 क्या आएगा? X आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही कहानी आपको करना है। तो यह आपको जनरल फार्मूला हो जाएगा। जनरल क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। अब इसका और भी केस आता है, sp2 में, sp3 में, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो डाइवैलेंट में भी, डाइवैलेंट कहते हैं, डबल बोन, ट्रिपल बोन, जो भी आपको कंपाउंड देगा बेसिकली आप उससे कंपाउंड बना सकते हैं। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं? उससे कंपाउंड बना सकते हैं। तो चलिए इससे कुछ आगे और भी आपको मैं सिखाता हूं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड जो होगा उसका चर्चा करते हैं। तो 1 डिग्री किसको बोलेंगे बेटा? जब एक कार्बन से जुड़ता है तो उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, और प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है ना, उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। और प्राइमरी कार्बन से जब हैलोजन जुड़ेगा तो उसको प्राइमरी हैलोजन बोलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का। 1 डिग्री है तो यहां पर क्या कीजिए? इससे X जोड़ दीजिए, और इस कार्बन में क्या करो बेटा? हाइड्रोजन मत लगाओ, हाइड्रोजन मत लगाओ। यानी ये आपका कार्बन जो है वो आपका 1 डिग्री कार्बन है, तो हैलोजन भी 1 डिग्री हो जाएगा। वो हैलोजन भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ता है उसको प्राइमरी कार्बन कहा जाता है।
ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं, तो उससे जो हैलोजन जुड़ेगा वो भी आपको प्राइमरी हैलोजन हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा, अब देखिए सी से क्या कीजिए, आर को जोड़ दीजिए, 2 कार्बन रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपका अच्छा 1 डिग्री है, यहाँ तो जुड़ा ही नहीं, यहाँ पर एक जगह बेटा आर कर दो, ये आर, और यहाँ पर कितना 2 जगह आर करेंगे, काहे कि ये 2 डिग्री हो जाएगा। 2 कार्बन से जुड़ गया, एक यहाँ एक यहाँ, 2 कार्बन से आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर ये 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 कार्बन से, ये बीच वाला कार्बन तो 2 डिग्री, और यहाँ पर हैलोजन लगा दिए तो ये 2 डिग्री हैलाइट हो गया। जब 3 डिग्री की ओर चलेंगे हम लोग तो 3 कार्बन से जो जुड़ा होगा, तीनों जगह आपको अल्काइल ग्रुप कार्बन होगा, और इसमें हैलोजन लगा देंगे तो ये आपको 3 डिग्री हैलाइट हो जाएगा, इसको 3 डिग्री बोलेंगे। और यहाँ पर जब आप हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा तो बेटा यहाँ पर देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा तो क्या हो जाएगा sp3, सब में 4 सिग्मा बॉन्ड, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो ये भी आपको पूछता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो हैलाइट्स होते हैं, ठीक है, उसका जो आपका कार्बन का क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, संकलन क्या होगा, तो वो sp3 होगा। ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब आपका आगे का कहानी देखते हैं। जैसे इसमें और कुछ कंपाउंड हम ले लें, जैसे आपका CH3 है, डबल बॉन्ड आपका CH है, और यहाँ पर आपको X लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, तो विनाइल बोलते हैं। इथीन में से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो विनाइल बनता है, तो ये विनाइल हैलाइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो विनाइल हैलाइड हो गया। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, या इसी को हैलो विनाइल भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके हैलो इथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी दूसरा नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, विनाइल को हम इथेनाइल भी लिखते हैं। इथीन में से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो इथेनाइल भी लिखते हैं, इथेनाइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी आएगा, जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH2 होगा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH2 है, यहाँ X जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बेटा एलाइल हैलाइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एलाइड हैलाइड बोलेंगे। ऐसे ही आपका विसिनल डाई हैलाइड आता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको पढ़ना जरूरी है, तो वो आपको जानना चाहिए, नो डाउट कि आपको जानना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे और भी कुछ कंपाउंड लेते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है, जैसे CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ भी X लगा दिए, यहाँ भी X लगा दिए, तो ये विसिनल हैलाइड्स है। क्या है, विसिनल हैलाइड्स, ये आपका क्या है, विसिनल हैलाइड्स, ठीक है, विसिनल हैलाइड्स है। तो ऐसे आपको बहुत सारे कंपाउंड आएंगे, जैसे आपका कहीं दिया हुआ है CH2 है, डबल बॉन्ड CH हो गया, ठीक है, फिर आपका CH2 है, ये आपका CH2 है, ठीक है, और यहाँ पर X लगा हुआ है, तो ये क्या ब्यूटीन था, तो ब्यूटेनाइल हैलाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेनाइल हैलाइड बोल सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आपको बनाए जाते हैं। बेंजीन के साथ भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन के साथ भी आप बना सकते हैं। ये बेंजीन है, यहाँ पर आपको क्या X लगा दिए तो हैलो बेंजीन हो गया, नहीं क्या हो गया, हैलो बेंजीन हो गया। इसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में CH3 को जोड़ दिए तो टॉलिन हो गया, ठीक है, और टॉलिन में 2 हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर X लगा दिए तो क्या हो जाएगा, यह आपका हैलो टॉलिन हो जाएगा, हैलो टॉलिन हो जाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं तो बेंजाइल, ये क्या आ गया आपका बेंजीन, ये आपका बेंजाइल हैलाइड आ गया, ये क्या आ गया, बेंजाइल हैलाइड आ गया। बेंजाइल कैसे आया वो हम पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो फिनाइल हैलाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिनाइल हैलाइड बोल सकते हैं। एंड सो ऑन, ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड बनाए जाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि हेलो अल्केन का क्या मतलब होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, हेलो अरेंस का क्या मतलब होता है। तो एक बार आपको बेंजीन रिंग के साथ लेना है, वो सारा पार्ट आपको इसमें आ जाएगा। एक सिंपल चेन जो लीजिएगा अल्केन अल्किन अल्काइन का, वो आपको किस में आ जाएगा, तो इधर वाला में आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैंने बोला था कि थोड़ा ही सा आप लोग को बताएंगे और थोड़ा सा मैंने बता दिया ताकि चैप्टर का कॉन्सेप्ट शुरुआती दौर का आपको कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन का समय है तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और मैंने इससे पहले केमिस्ट्री का बेटा सारा चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, एक एक करके आपको 5 का 5 चैप्टर आपको फिजिकल का पढ़ा दिए हैं, 7 का 7 चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक का पढ़ा दिए हैं।
और उसके बाद आपका जो बचता है ऑर्गेनिक का 7 चैप्टर वो भी पढ़ा चुके हैं। लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ था उसका भी आज समाप्ति हो गया। अब इसके बाद हम पूरा सेट लेके आएंगे, टोटल का टोटल पूरा फिजिकल एक साथ, सब्जेक्टिव का भी कुछ कंटेंट मैंने दिया है और आगे भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने क्या है। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेटा मैं बार बार कहता हूँ, मनोबल और इच्छा शक्ति टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे परिस्थिति जो भी हो, मुकाम हासिल करने का जिज्ञासा अंदर हो तो कुछ भी किया जा सकता है, नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। वैसा धातु जो हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बहुत सिंपल था, क्या गोल्ड, सोना आपको हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स VI फॉर्मेशन ऑफ। SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो किसके माध्यम से आगे बढ़ता है। तो बेटा SN2 जो होता है वो आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह से होता है, एक SN1 तरीका से होता है, एक आपका SN2 तरीका से होता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बेटा निगेटिव होता है, NO माइनस, जहाँ पर ये माइनस चार्ज आपको अटैक करता है, ठीक है। वैसा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहाँ हम आपको दिखाएंगे। तो SN2 को जो शुरुआत करवाया जाता है, ये जो शुरुआत होता है वो किससे होता है, तो ये बेटा ट्रांजिशन स्टेट से शुरुआत करता है। किससे करता है, तो ये आपको ट्रांजिशन स्टेट से शुरुआत करता है, ठीक है। और एक और भी होता है इसमें, SN1 होता है। ये SN1 जो आपका दिया हुआ, ये भी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, ठीक है। तो इसका ये जो प्रोसीड करता है वो किससे करता है, तो वो बेटा कार्बोकैटायन से करता है। किससे करता है, कार्बोकैटायन से करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट पर। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन मैटर समझे हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट में जो अस्थायी रूप होगा ना जो कार्बोकैटायन का, वहां जाके स्टेट करेगा। और ये डायरेक्ट किस पर करेगा, तो कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो SN2 मैकेनिज्म किस पर, तो SN2 मैकेनिज्म जो है वो प्रोसीड किया जाता है किसके द्वारा, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज और जान लो कि इसका जो रेट होता है बेटा, इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा, SN2 वाला का जो रेट होगा वो आपको डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, वो जानना जरूरी है। रेट जो होगा वो आपको, रेट जो है वो किस स्टेप पर डिपेंड करता है, तो आपको उस स्टेप पर डिपेंड करता है जहां इंटरेक्शंस, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हम ले रहे हैं सो, और न्यूक्लियोफाइल जो है सो, वो दोनों के बीच का जो इंटरेक्शंस होगा उस पर डिपेंड करता है इस रिएक्शन का रेट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि समझ में नहीं आया होगा। इंटरेक्शंस बिटवीन टू, यानी दो के बीच का इंटरेक्शंस, किस किस के बीच का, दो स्पेसीज, यानी न्यूक्लियोफाइल एंड क्या, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप रिएक्टेंट्स में लिए हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इंटरेक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंटरेक्शंस के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। इस पर इसका रेट डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, एकदम शुरू से लास्ट तक बना रहा हूं, एक एक चीज आपको समझा के तोड़ तोड़ के बताएं। क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, आपको यहां पर मिटा हुआ था, क्या कहता है, C2H5Br को एल्कोहलिक KOH के साथ मिलाना है। C2H5Br को अल्कोहलिक KOH के साथ अगर मिलाइएगा तो बेटा क्या बनेगा, तो ये आपको इथीन दे देगा। क्या दे देगा, तो ये आपको इथीन देगा। क्या देगा, इथीन में कन्वर्ट कर जाएगा। इथीन में कन्वर्ट करने के बाद इसके बाद बनेगा क्या, तो HBr का फॉर्मेशन होगा और H2O भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये आपको बन गया, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो ये आपका, अच्छा KOH, यहाँ पर एक सेकेंड, ये H नहीं, यहाँ पर क्या होगा, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हुआ कि जब हमने इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाया अल्कोहलिक KOH के साथ, यही पूछ रहा था, तो इथीन बन गया। यहाँ पर क्या बना, इथीन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर बन गया, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, तो ये रिएक्शन बेटा बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन कहलाया। कौन सा रिएक्शन कहलाया,
बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, क्योंकि Br के बाद वाला कार्बन के बगल वाला कार्बन पर जाके अटैक होता है। ठीक है, Br से सटा हुआ आपका अल्फा हो जाएगा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा होगा। इसी को 1,2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, और इसी का नाम डिहाइड्रो हैलोजेनेशन भी होता है। डिहाइड्रो मतलब क्या? डी मतलब हटाना, और हाइड्रो मतलब वाटर को हटाना, तो वाटर हट रहा है। और हैलोजेनेशन मतलब क्या? हैलोजन को हटाना, तो वाटर को भी रिमूव करता है और हैलोजन जो आपका दिया हुआ है दोनों को रिमूव करता है। तो यहां पर हुआ क्या? डिहाइड्रो हैलोजेनेशन की क्रिया होती है। तो आपसे पूछेगा कि बीटा एलिमिनेशन में या 1,2 एलिमिनेशन में क्या होता है, तो बेटा वाटर भी हटता है और हैलोजन भी हटता है, दोनों को बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा? अल्कोहलिक KOH के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रिएक्शन इज नोन एज, ये आपके सामने रिएक्शन है बेटा। क्या दिया हुआ है? तो ये आपका हेलोबेंजीन है या बेंजाइल हैलाइड है, इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा। ये तो बेटा बेंजीन था, तो ये बेंजीन आपका रहेगा ही ऐसे। और यहाँ पर क्या करेंगे कि Na क्या होगा कि प्लस को देगा, Na प्लस और Br माइनस, ये आपका माइनस यहाँ से टूटेगा, यहाँ पर सोडियम के पास आपका एक प्लस होता है, ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बना लेगा? NaX बना लेगा। लेकिन इसके साथ भी तो कुछ चाहिए, तो इसके साथ क्या चाहिए जरा सा वो देखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या बना लिया? तो NaX का फॉर्मेशन किया, और ये 2 मोल अगर हम ले लेंगे तो यही आपस में कंबाइंड होके आपको ये प्रोडक्ट बना देगा, जैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 2, इसको भी 2 कर दो, 2 प्लस 2 माइनस, 2NaB का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। और इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? तो इस रिएक्शन को बेटा हम लोग फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। और इसको देने का काम कौन किया था? उर्ज ने किया था। तो इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? तो फिटिंग रिएक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन का बेटा C6H6 होता है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर भी आप जान जाइए। 4 स्ट्रक्चर आपका बेंजीन का होता है। एक ये हो गया, स्ट्रक्चर में आप देखिएगा तो ये बॉन्ड भी आपका ऐसे ऐसे भी हो सकता है। बॉन्ड आपको डबल बॉन्ड जो होगा पाई बॉन्ड वो अलग अलग भी हो सकता है, ऐसे ऐसे और ऐसे भी हो सकता है। और इसका एक स्ट्रक्चर आपका ये भी होता है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे के सारे बेंजीन के स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है? विच अल्काइल हैलाइड, कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो SN2 को फॉलो करेगा, SN2 हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो SN2 हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला जो हाइड्राइड्स होगा उसमें बेटा ब्रांचेज कम होंगे, आसानी से आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जैसे मैं एक पहला ऑप्शन लेता हूँ, जैसे CH3 है, CH2 है और यहाँ आपका X दिया हुआ है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करवाना होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग आराम से हो सकता है। कहाँ? आराम से इस पर अटैक होगा, क्योंकि इधर उधर चारों बगल कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम अटैक करवाना चाहेंगे तो C है, इधर से आपका CH3 है, इधर से CH3 है, यानी ये सब तरफ से घिरा हुआ है। सब तरफ से क्या है? तो घिरा हुआ है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाना होगा ऐसे, तो ये आपको टफ हो जाएगा। तो इस सब में आप अगर देखिएगा, और यहाँ पर तो और भी टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बेंजीन में चला जाएगा। तो इसमें सबसे सुपीरियर ऑप्शन कौन है? तो ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन इसीलिए है क्योंकि उसको पोजीशन चाहिए। कार्बोकेटायन पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल निगेटिव होता है। तो कोई कार्बोकेटायन जितना फ्री रहेगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतना आसानी होगी। तुमको किसी को गोली मारना है, किसी एक आदमी को, या किसी से दुश्मनी है, विवाद करना है, तो लोगों के बीच में नहीं करोगे। जब वो अकेले खाली इधर उधर रहेगा तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, चलो कहीं भी चल जाएगा, कोई परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन सब जगह लागू होता है। अब कहता है रेट ऑफ हाइड्रेशन इन एक्वस एसिड विल बी इन द ऑर्डर, जलीय अम्ल में जलयोजन का दर होता है। अब बेटा आपको क्या करना है? हाइड्रेशन करवाना है। आपने वर्ड जानते होंगे आप। हाइड्रेशन का मतलब होता है जल को जोड़ना, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जल को जोड़ना, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जल को रिमूव करना। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? जल को हटाना। तो हाइड्रेशन करवाना है यानी पानी को मिलाना है। पानी को क्या करना है? मिलाना है। तो पानी के मिलाने का जो दर होगा
वो आपको 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटायन में पानी आपको आसानी से मिलेगा, सामान्य मिलाने में सहूलियत होगा हाइड्रेशन करवाने में। 2 डिग्री में उससे कम, और इसमें तो ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। तो सबसे आसानी किस में होगा? 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपको बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 3 डिग्री वाले अनस्टेबल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो डायरेक्ट आप आंसर इससे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव्स 2 ब्यूटेन ऑफ डिहाइड्रेशन बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। आपको 4 ऑप्शन बेटा दिया है। इन चारों ऑप्शन में आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन चारों ऑप्शन में किसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 को मिलाएंगे तो डिहाइड्रेशन की क्रिया होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, जल का बाहर निकलना, जल का बाहर निकलना। यानी आपको क्या करना है कि इन चारों में से किसके साथ इसको हम मिला देंगे H2SO4 के साथ। इन चारों में से किसका रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाएंगे ताकि वहां से आपको H2O क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, और बाहर निकलने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिले आपका 2 ब्यूटेन मिलना चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर 2 ब्यूटेनॉल को ले लिया है। किसको लिया है? 2 ब्यूटेनॉल का रिएक्शन बेटा कंसंट्रेटेड यानी सांद्रित H2SO4 के साथ करवाते हैं तो वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है, आपको मिल क्या जाता है? तो CH आपका मिल क्या जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 यानी 2 ब्यूटीन आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? यहाँ पर आपको 2 ब्यूटीन मिल जाता है और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्यूटेन टू ऑल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में? तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में ऑब्वियसली आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि विच जनरल फार्मूला ये दिया हुआ है बेटा, डालो n के जगह पर डालो n बराबर 1, तो क्या आ जाएगा? C1H2 गुने 1 प्लस 2, या क्या आ गया? CH4 आ गया। यानी ये किसका फार्मूला है? मीथेन का, ठीक है। कौन सा ग्रुप हो गया? अल्केन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन है बहुत अच्छे, मैंने पहले ही बोला था कि रिएक्शन का ज्यादा क्वेश्चन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। अब क्या कहता है कि आपके पास वहां तो मिटा हुआ था, मैंने उसी क्वेश्चन को लिखा है। तो ये आपका बेटा फेनॉल है। फेनॉल का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड यानी इथाइल हैलाइड के साथ हम करवा रहे हैं, और जहां पर आपका इथाइल सोडियम इथेनोएट जो है वो सोडियम इथेनोएट अधिक मात्रा में लिया गया है, एक्सेस अमाउंट में, और अल्कोहल इथेनॉल जो है वो आपको एनहाइड्रस इथेनॉल लिया गया है। हाइड्रस नहीं है, हाइड्रस नहीं है इसका मतलब जल नहीं है उसमें, एनहाइड्रस फॉर्म में इथेनॉल को लिया गया है। तो पूछ रहा है कि ये रिएक्शन करके आपको क्या बनाएगा, वही पूछ रहा है। तो फेनॉल का रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं, इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन इथेरिफिकेशन कहा जाता है। इथेरिफिकेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईथर का ये फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? ईथर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको इथेरिफिकेशन कहा जाता है। और बनता क्या है? तो अल्काइल फेनाइल ईथर बनेगा। तो अल्काइल फेनाइल ईथर बनेगा। तो अल्काइल आपके पास क्या है? तो अल्काइल आपके पास क्या है? तो अल्काइल फेनाइल ईथर। तो पहले तो आप क्या कीजिए कि फेनाइल बना दीजिए। यहाँ पर क्या बना दिए? फेनाइल ग्रुप। तो ये आपका फेनाइल हो गया। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो फेनाइल हो गया। फेनाइल और अल्काइल ईथर, तो अल्काइल ये हो गया ईथर, और इधर आपका अल्काइल में C2H5 था। तो यही आपका क्या बन गया? तो ये आपका कंपाउंड बना। कौन सा कंपाउंड है भाई? पहला नंबर आपका सही कंपाउंड है। पहला नंबर आप क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि समझ में नहीं आया होगा। तो फेनॉल का रिएक्शन जब हम लोग किसके साथ करवाएं? अल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो उस रिएक्शन को इथेरिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें ईथर का निर्माण होता है। बना क्या? फेनाइल इथाइल ईथर, या इथाइल फेनाइल ईथर का फॉर्मेशन किया। वो ऑप्शन था, मैंने टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जब 3 फेनिल प्रोपेन HBr के साथ प्रक्रिया करता है तो क्या होता है? व्हेन 3 फेनाइल प्रोपेन रिएक्ट्स विथ HBr, 3 फेनाइल प्रोपेन यानी तीसरा नंबर पर फेनाइल ग्रुप है, और प्रोपेन 3 नंबर का कार्बन है, प्रोपीन 3 नंबर का कार्बन है, और जिसमें तीसरा पर तो 1 2
3 प्रोपीन हो गया, क्योंकि प्रोपीन का नहीं दिया हुआ, 3 पर फेनाइल था तो 3 पर फेनाइल लगा दिए C6H5। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, तो Br के साथ आपका रिएक्शन करवाना है। तो पूछ रहा है बेटा आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट आपको बनेगा C6H5 CH2CH BrCH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कैसे, तो यहाँ से लोन पेयर, ये आपका निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ आ जाएगा, Br कहाँ जुड़ जाएगा, इस पोजीशन पे, इसके आगे आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई इसमें, तो ये ऑप्शन आपको C6H5 CH2 CH पर Br और CH3, कौन सा ऑप्शन होगा, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ गया होगा, नो डाउट कि समझ में नहीं आया होगा, आ गया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर एल्कोहलिक KOH। इन चारों में एल्कोहलिक KOH के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, वह ये आपसे पूछा जा रहा है। अब 4 आपका दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है वो बताना तो थोड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि CBr बंधन, इसमें जो आपका CBr बंधन होगा, C और Br के बीच जो बॉन्ड होंगे, ये जो आपका बंधन बेटा दिया गया है, इस बंधन की पोलैरिटी जो होती है, ये बंधन आपको टूटेगा कब, आसानी से तब टूटता है जब इसका चैन लेंथ बड़ा होगा, यानी लंबाई बड़ा होगा, कंपाउंड का चैन बड़ा होगा, तब इसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है और ये आसानी से टूट जाता है, ठीक है। तो आसानी से टूटेगा तो उसमें रिएक्शन होना आसानी से संभव है हमारे लिए। तो आप जैसे ही इसका रिएक्शन करवाइएगा, तो इसमें सबसे बड़ा चैन कौन है, तो सबसे बड़ा चैन आपका CH3 CH2 CH Br है, और इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो बन क्या जाएगा आपका CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन कर लेगा, और इसके साथ आपका वही कहानी जो पहले बना था, KBr और H2O आपको यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। OH इस पर अटैक करेगा, यहाँ से ये टूट के बाहर निकल जाएगा। तो हुआ क्या कि इन अल्काइल हैलाइड में, किसमें, अल्काइल हैलाइड में CBr बंधन का जो पोलरता है वो बढ़ता है, पोलैरिटी बढ़ता है। पोलैरिटी यानी चार्ज टूटने का, या चार्ज में यानी वो टूटने का जो दर है वो आपको बढ़ जाता है जब चैन का लंबाई बड़ा होता है। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, तो सबसे लंबा चैन आपको किसमें आएगा, इसमें आएगा। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, काइरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का नाम आप जानते होंगे बेटा, साइक्लोहेक्सेन यानी 6 गो कार्बन जो हेक्सेन में होगा, डबल बॉन्ड आपका नहीं होगा, यही आपका साइक्लोहल्केन है। अब कहता है कि इसका काइरल कार्बन का कहानी हम लोग पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, नहीं, काइरल कार्बन उसको कहा जाता है बेटा जिसमें सिमेट्री नहीं होता है, जिसमें सम्मित नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ए में लाइन ऑफ सिमेट्री होता है तो होता है, ऐसे बांट देंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, बी में लाइन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऐसे होगा, सी में तो होगा, डी में लाइन ऑफ सिमेट्री होगा तो डी में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता है, ई में लाइन ऑफ सिमेट्री होगा तो होगा, एफ में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया, यानी 2 बराबर हिस्सा में उसको बांटा नहीं जा सकता है। तो ये 4 को जो आपका दिया हुआ है, इन चारों में कहता है कि कौन सा ऐसा शेप होगा, साइक्लोहल्केन का कौन सा ऐसा शेप होगा जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममित रेखा नहीं खींचा जा सकता है, तो वो आपको ट्विस्ट बोट होगा। कौन सा होगा, ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट का स्ट्रक्चर आपको बनाया गया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कार्बन है, CH है, यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH है। अब इसका स्ट्रक्चर जब बनाइएगा तो आप सिंपली आप भी बना सकते हैं, ऐसे खींचना है, ऐसे करके बढ़ के ऐसे ले लेना है और इधर से ऐसे करके इसको मिला देना है, यही आपका ट्विस्ट बोट का स्ट्रक्चर हो गया। किसका, ट्विस्ट बोट का। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसको सिमेट्री 2 इक्वल भागों में आप नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द सॉल्ट यूज इन सैंडमेयर्स रिएक्शन में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है, वही पूछ रहा है। सैंडमेयर की प्रक्रिया में किस लवण का प्रयोग हम लोग करेंगे
वही आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा डाइजोनियम सॉल्ट का करते हैं, किसका करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। वो आपको कैसे कैसे आपको दिखाई देगा कि ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन में हमने किसको बनाया है। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, कौन सा है, कौन सा है, नहीं पता है, पढ़ाए हैं, एनिलीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, एनिलीन का स्ट्रक्चर है। ये बेटा एनिलीन आपको है। एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट HX के साथ CO2X और इतना डिग्री पर हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पढ़ ही रहे हैं वही चैप्टर, हेलोबेंजीन का। ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, बेंजीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन को सैंडमेयर्स रिएक्शन को बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। कौन सा रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और इसमें होता क्या है कि एराइल हैलाइड जो है, फ्रॉम एराइल हैलाइड क्या कहता है कि फॉर्म एराइल डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग किसको प्राप्त करते हैं, तो फॉर्म एराइल हैलाइड फ्रॉम एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। एराइल डाइजोनियम सॉल्ट से एराइल हैलाइड को बना लिया जाता है। तो एराइल का डाइजोनियम सॉल्ट था, इस डाइजोनियम सॉल्ट से हमने क्या प्राप्त किया, तो एराइल हैलाइड को प्राप्त किया। एराइल ग्रुप कहने का मतलब अभी बताए थे, एराइल ग्रुप मतलब बेंजीन का ग्रुप, ठीक है। तो एराइल हैलाइड प्राप्त किए। तो एराइल डाइजोनियम सॉल्ट से एराइल हैलाइड को सैंडमेयर रिएक्शन में प्राप्त किया जाता है। और सैंडमेयर रिएक्शन को ही कौन सा रिएक्शन कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें जो सॉल्ट, कुछ कॉपर के सॉल्ट लेते हैं जिसमें क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड आयंस हो गए, ये आपको उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्य रूप से इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का यूनिक तरीका से ट्रांसफॉर्मेशन। बेंजीन का सॉल्ट था और इससे दूसरे रूप में चेंज करने के लिए हम लोग सैंडमेयर्स रिएक्शन का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ 3 डायमेंशनल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपके पास मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, उसको देखिएगा। आपको दिया हुआ है CH3, CH दिया हुआ है, डबल बॉन्ड है, CH है, उसके बाद आपका CH है, और यहाँ पर CH में ही आपका क्या जुड़ा हुआ है, तो OH जुड़ा हुआ है, और इसी में आपका क्या जुड़ा हुआ है, तो Me जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका कितना 3 डायमेंशनल आइसोमर कितना बनेगा। तो 3 डायमेंशनल आइसोमर इसका बेटा 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। कैसे, तो सिस और ट्रांस फॉर्म में इसको लिखो पहले। तो सिस फॉर्म में कैसे लिखेंगे और ट्रांस फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सिस कैसे बोलेंगे, जैसे मान लो बेटा ये C है, डबल बॉन्ड C है, इधर A को लगा दीजिए और इधर A को लगा दीजिए, इधर आपका B है और इधर आपका B है, तो इसको सिस बोलेंगे। और इसी में C डबल बॉन्ड C है, इधर A है, तो ये A ग्रुप जो होगा वो इधर हो जाएगा, ये B हो जाएगा, यानी कोना कानी सेम ग्रुप पाया जाएगा, कोना कानी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। तो 2 आइसोमर हो गया, केमिकल फार्मूला सेम है, 2 कार्बन, 2 A और 2 B था। आ गया सिस ट्रांस समझ में। अब इसके बाद इसको जब लिखिएगा तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, जरा सा उसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिखते हैं तो पहले डबल बॉन्ड वाला लिख लेना है, C डबल बॉन्ड C को लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए। अब इसके बाद ये C पर क्या है, एक H है, तो हम क्या करते हैं, एक H को यहाँ लगा लेते हैं और नीचे आपको CH3 को लगा देते हैं। किसको लगा दिए, CH3 को, कोई दिक्कत। अब इसके बाद इधर वाला पे चलिए, तो इधर आपका H है तो सिस का पहले बना लेते हैं। तो दोनों तरफ, एक तरफ A दिखाई दे रहा होगा, ऊपर A है तो इधर HH आ गया। अब नीचे जो टर्म आपको बचा इसके बाद उस टर्म को लिखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, CH लगाना होगा, यहाँ पर OH लगाना होगा और यहाँ पर Me लगाना होगा। ये आपका क्या आ गया, तो सी से स्ट्रक्चर आ गया। और इसी का मिरर इमेज जब ले लीजिएगा, मिरर इमेज यानी क्या, यह आपका डी कन्फिग्रेशन हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। एल आपका मिरर इमेज आपका लेटरली इन्वर्टेड आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये इसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। तो इसका मिरर इमेज जब लीजिएगा तो ये आपका इस साइड आएगा, तो यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पर आपका C हो जाएगा, डबल बॉन्ड C हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर इधर लीजिएगा तो ये आपका CH हो जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा, इधर आपका Me हो जाएगा, और इस साइड जो था तो इस साइड आपका H हो जाएगा और इस साइड आपका CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया। ऐसे ही आप ट्रांस का बनाइएगा, ऐसे ही किसका बनाएंगे आप, ट्रांस का। तो ट्रांस का कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। इसको उलट दीजिए, जैसे ये एक को उल्टा कर दीजिए। जैसे मैं
क्या करता हूँ यहाँ पर H को रहने देता हूँ ऐसे, ये C को CH3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड लगा देंगे। और इधर जो नीचे था ना, ये जो नीचे था इसको ऊपर ले लीजिए, ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए, एक को चेंज कर दीजिए। तो ऊपर अगर ले लेंगे तो ये आपका CH हो जाएगा, इधर आपका OH हो जाएगा, इधर Me हो जाएगा और इधर H हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर ये हुआ पहला नंबर, यह आपका दूसरा नंबर, ये आपका ट्रांस का हो गया। ये किसका हुआ? ट्रांस का। ये किसका था? तो सिस का था। और सिस में भी किसका? तो एल वाला का। इसमें ये सिस का एल, इसमें सिस का डी वाला था, सिस का एल वाला है। या आपको ट्रांस में किसका हो गया? तो डी वाला हो गया। इसी का मिरर इमेज जब ले लीजिएगा, इधर से या उधर से मिरर ले लीजिएगा तो एक और बन जाएगा। तो कितना हो गया? 4 ठो हो गया। पहले ही हम बता दिए थे कितना होगा, 4 ठो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। IUPAC ने बेटा नियोपेंटेन का लिखना है। नियोपेंटेन आपका कॉमन नाम है। नियोपेंटेन यानी आपका नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर देखिए पहले, ये आपका नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? नियोपेंटेन का आपका ये स्ट्रक्चर है। अब इसका IUPAC नाम लिखना है तो नंबरिंग करो बेटा, 1 2 और 3। तो 2 2 पर 2 2, इस पर मिथाइल मिथाइल यानी 2 2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन तो क्या लिख सकते हैं? प्रोपेन। 3 कार्बन तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड क्लोरोफॉर्म, एयर और क्लोरोफॉर्म के उपस्थिति में क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एयर और क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। हवा और सूरज की रोशनी की उपस्थिति में, हवा और सूरज की रोशनी के उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्लोरोफॉर्म बनता नहीं है, क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्या बनाएगा? तो बेटा क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3 हो गया। हवा कहने का मतलब O2 जो एयर आपका है, और सनलाइट कह रहा है तो HMU लेंगे। तो बनेगा क्या, वही आपको पूछ रहा है। तो ये बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो अकार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक होगा। ये आपको कलरलेस लिक्विड होता है। क्या होता है? तो कलरलेस लिक्विड होता है जो कैन ईजिली बी कन्वर्टेड टू गैस, कैन ईजिली बी, जो आसानी से किस में बदल जाता है? आसानी से गैस में वेपोराइज होता है। ठीक है, वेपोराइजेस इजिली टू गैस, किस में वेपोराइज हो जाएगा? आसानी से ये गैस में वेपोराइज हो जाएगा। ये आपका कलरलेस द्रव होता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो रंगहीन द्रव पदार्थ होता है जो आसानी से वाष्पीकृत होकर किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। और क्लोरोफॉर्म आपका अकार्बनिक सब्सटेंस होता है, याद रखिएगा। अकार्बनिक यौगिक आपका क्लोरोफिल होता है। अब इसमें होगा क्या, उसका कहानी तो हम भूल ही गए। किसका? कि क्लोरोफॉर्म O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको बनाएगा क्या? COCl2 का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या बना लेगा? COCl2 का फॉर्मेशन कर लेगा। और HCl यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। HCl यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो COCl2 जो आपका बना, वो COCl2 क्या बना वो आपको समझ में आ रहा होगा। HCl जो बाहर होगा वो किस फॉर्म में? तो एक्वस फॉर्म में। तो COCl2 को बेटा हम लोग फॉस्जीन गैस बोलते हैं। यही आपका फॉस्जीन गैस बना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी इज द, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है? C2H5Cl ऑन हीटिंग विथ एल्कोहलिक KOH, C2H5Cl को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? अभी अभी बताएं, उर्ज फिटिंग रिएक्शन था। C2H5Cl है और इसको किसके साथ? तो एल्कोहलिक KOH के साथ आप अगर गर्म कीजिएगा तो बेटा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इथिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। है ऑप्शन? बिल्कुल है, इथिन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन दिया हुआ है, सिस 2 ब्यूटीन दिया हुआ है और ट्रांस 2 ब्यूटीन दिया हुआ है। ठीक है, सिस और ट्रांस और सिंपल ब्यूटीन दिया हुआ है। आपको इसका क्या पूछ रहा है? डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी जो होगा वो कौन सा होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी आप दो चीज़ पढ़े होंगे, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी आप पढ़े होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसमें आपका ट्रांस वाला जो होगा, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C है, ऐसे 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 है A
और BB जब होगा तो डाइपोल मोमेंट से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, तो ट्रांस वाला ज़्यादा होगा, सिस वाला कम होगा, और ये सिंपल आपका सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ब्रांचेज होंगे, इसमें ब्रांचेज होंगे, इसमें ब्रांचेज नहीं होगा। तो जिसमें ब्रांचेज का संख्या बढ़ता है कंपाउंड में तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, तो ऑक्टेन नंबर बेटा फ्यूल के स्टैंडर्ड को दिखाता है। अगर अच्छा फ्यूल होगा तो उसके ऑक्टेन नंबर से वो फ्यूल स्मूथ होगा। जैसे मान लो पेट्रोल है, तो पेट्रोल अगर 100% प्योर होगा तो इंजन आपका स्मूथ चलेगा, इंजन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो धुआं और पॉइजनस गैस नहीं देगा। कम जलाइएगा तो ज़्यादा आपका क्या देगा, ज़्यादा एनर्जी देगा, कम जलाने पर आपको ज़्यादा ऊर्जा देने का काम करेगा। वही ऑक्टेन नंबर होता है किसी भी फ्यूल का। तो इसका कितना होगा, तो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, IUPAC नाम लिखना है बेटा। इसका IUPAC नाम लिखिएगा तो सबसे पहले आपको लंबा चैन ढूंढना होगा। लंबा चैन ढूंढिएगा, इसको हम तोड़ देते हैं। आपका ये CH3 है, ये CH है, और यहाँ पर इसको लिखेंगे तो CH2 CH3 लिख दो, और यहाँ से C लिख दो, ऊपर में लिखो तो CH2 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 CH3, C4H9 था, और यहाँ पर हमने CH3 को लिखा, यहाँ CH3 को लिखे। अब आपको इसमें ढूंढना है सबसे बड़ा चैन कौन होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे बड़ा चैन यही है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। अब इसमें कितना कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। सबसे बड़ा चैन 8 कार्बन का है। अब बहुत सारे 3 गो ब्रांच है, तो ब्रांच देखेंगे नज़दीक किधर से आ रहा है, तो इधर से चलेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 पर, 4 पर, 5 6 7 8, और इधर से चलते तो 1 2 3 4 5 पर आ रहा था। तो नज़दीक किधर से था, 3 नंबर पर। अब कर लिया, अब इसका नाम लिखना है। तो 3 पर एगो मिथाइल है, 4 पर 2 गो है, तो क्या लिखेंगे 3,4,4। 3 गो मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल लिखेंगे। टोटल कार्बन 8 है तो 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन लिखेंगे। तो 3,4,4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, IUPAC नेम लिखना है बेटा। इसका IUPAC नेम लिखना है इसका। तो इसमें अगर मान लीजिए ये आपको साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है, तो सबसे इन दोनों में ब्रांच भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो मान्यता किसको ज़्यादा देंगे, डबल बॉन्ड को ज़्यादा मान्यता देंगे। अगर रिंग में डबल बॉन्ड कहीं लगा हो, साइक्लोअल्कीन ग्रुप में अगर कहीं डबल बॉन्ड लगा हो, तो नामांकन जो करेंगे वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से करेंगे। तो नामांकन करने का हमारे पास यहाँ 2 रास्ता है, या तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कहीं से करेंगे तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ही पहला दूसरा होना चाहिए। अगर इसको 1 मानेंगे तो ये 2 होगा, इसको नीचे वाला इसको 1 मानेंगे तो ये आपका 2 होगा। इधर से 1 2 तो 3 पर आएगा, और ऊपर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पर ब्रांच आएगा। सही कौन होगा, तो नीचे वाला ही सही होगा, क्योंकि ब्रांच जिधर से नज़दीक आता है वही सही होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर पर आपका मिथाइल हो गया, और टोटल कार्बन 6, तो साइक्लोहेक्सिन हो गए। क्या हो गए, साइक्लोहेक्सिन हो गया। तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, यानी बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड का कितना स्टीरियो आइसोमर्स होगा। आइसोमर्स किसको कहा जाता है बेटा, तो आइसोमर्स जिसका केमिकल फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है वही आपको आइसोमर कहलाते हैं। कितना स्टीरियो आइसोमर है, पहले इसको लिखो बेटा। कितना है, 6 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख दिए। ठीक है, हेक्स था, हेक्स के लिए 6 लिखे। दूसरा नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो इधर से ही दूसरा पर डबल बॉन्ड लगा दिए। अब कहता है कि दूसरा नंबर कार्बन पर क्लोरो है, तो यहाँ पर Cl लगा दीजिए। 4 नंबर कार्बन पर मिथाइल है, तो यहाँ पर आपका CH3 लगा दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो जितने जगह कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा, ये खाली है, ये तो चारों बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर CH लगा दो 1 बॉन्ड, यहाँ पर भी CH आपका लगेगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कितना स्टीरियो आइसोमर बनाएगा, तो ये बेटा जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। काहे बताते हैं, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। कितना, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर का निर्माण करेगा। ठीक है, ज्यामितीय समावयव 2 गो बनाएगा, समावयव 2 गो बनाएगा। किसके कारण,
तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड यानी द्वि बंधन के कारण, डबल बंधन के कारण, द्वि बंधन के कारण ये क्या करेगा, दो ठो आपका क्या बना लिया, तो द्वि बंधन के कारण आपका ये दो ठो जो है वो आपका ज्यामितीय आइसोमर का निर्माण कर लिया। ठीक है, और दो ठो तो ज्यामितीय और दो ठो आपका ऑप्टिकल आइसोमर भी बनाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर यानी क्या, प्रकाशीय, आपका प्रकाशीय समावयव का भी निर्माण करेगा, दूगो प्रकाशीय समावयव भी बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि एक कार्बन जो है इसमें वो आपका एसिमेट्रिक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यानी एक असममित कार्बन के उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण। ठीक है, एक असममित कार्बन जो है उसके उपस्थिति के कारण। तो एक आपका असममित, तो दो ये बनाया, दो ये बनाया, टोटल कितना हो गया, तो 4 हो गया। टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। आपको एसिमेट्रिकल आइसोमर जो एक कार्बन एटम था एसिमेट्रिकल, उसके कारण ऐसा बना। या उम्मीद है समझ में आ गया होगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि मेन कंपोनेंट एलपीजी का क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घर में इस्तेमाल होता है उसका मेन कंपोनेंट बेटा आइसो क्या होता है, आइसोब्यूटेन होता है। जब उसको कंप्रेस करके उसमें डाला जाता है तो उसके साथ आपको प्रोपेन को भी मिला दिया जाता है, और ये दोनों गैस का कोई स्मेल नहीं होता है। और जो गैस आपको सूंघाई देता है, यानी जो गैस आप सूंघते हैं, लगता है गैस सिलेंडर आपका लीक कर रहा है घर में, वो आपका मरा हुआ गैस मरकेप्टाइन, मरकैप्टो गैस होता है, जो हाईली स्मेलफुल होता है और बहुत जल्दी दूर फैल जाता है और हमको नज़र आ जाता है कि गैस सिलेंडर मेरा लीक है। तो ये आपका कंपोनेंट था मेन, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या कहता है, द कंपाउंड, यहाँ लिखा हुआ है द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन बाय KMnO4, यानी क्या कहता है कि ये आपका टॉलिन है, टॉलिन का ऑक्सीडेशन करवाना है किसके साथ, KMnO4 के साथ। तो ये बेटा टॉलिन किस में चेंज कर देगा, तो इसको बेंजोइक एसिड में चेंज कर देगा। बेंजोइक एसिड में होता क्या है कि सबसे पहले जो आपका मीथेन है इसमें अगर KMnO4 को लिखेगा तो पहले ये एल्डिहाइड में चेंज करेगा, किस में चेंज करेगा, एल्डिहाइड में, और फिर ये एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। 2 स्टेप में करेगा। तो टॉलिन को KMnO4 ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, COOH में चेंज कर देगा, बेंजोइक एसिड में इसको चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, बेंजोइक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि इथाइन, क्या कह रहा है कि इथाइन इज फॉर्म इन 1 स्टेप, एक स्टेप में इथाइन को बना लेना। इथाइन यानी बेटा CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH, यही आपका इथाइन है। ठीक है, इसको एक स्टेप में बनाना है तो वो बेटा क्लोरोफॉर्म से बनेगा। कैसे, वो आपको बताते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म आपका यही ऑप्शन होगा, CHCl3 होता है। तो यहाँ पर लिखिए C लिखिए, इधर H लगा दीजिए और इधर आपका Cl लगा दीजिए, इधर Cl लगा दीजिए, इधर Cl लगा दिए, लगा दिए। बीच में क्या कीजिए, Ag को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, Ag को, और इधर भी आपका क्या कीजिए, 2 मोल ले लेते हैं, दोनों अलग अलग लगा देते हैं, और यहाँ पर भी दोनों एक साथ भी रख सकते थे ऐसे। अब ये क्या करेगा आपको कि इस 6 को ले लेगा, क्योंकि इसका अमाउंट 6 कर देंगे, और आपको इस 6 को लेके क्या बना लेगा, तो यहाँ से ये 6 AgCl निकल के बाहर हो जाएगा। आपका इधर क्या बचेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C और H क्या बन गया, तो डायरेक्ट आपका सिंगल स्टेप में ही इथाइन बन गया। किससे, तो क्लोरोफॉर्म को डायरेक्ट Ag के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 2 मोल क्लोरोफॉर्म का लेंगे और 6 मोल आपका Ag ले लेंगे, तो डायरेक्ट 6 AgCl बाहर निकल जाएगा। अब आपको इथाइन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अब कहता है कि हाईली रिएक्टिव अल्केन, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्केन कौन है, वही आपसे पूछ रहा है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए बेटा, रिएक्टिविटी जो होता है वो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के। अगर कोई सब्सटेंस जितना ज़्यादा अस्थायी होगा, ठीक है, उतना कम क्रियाशील होगा, उतना कम क्या होगा, क्रियाशील होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा अस्थायी उतना कम क्रियाशील। तो स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी वो किस पर डिपेंड करता है, तो जितना लंबा स्ट्रक्चर होगा, यानी साइज आपका लेंथ बढ़ेगा, कंपाउंड जितना सरफेस छेकेगा तो साइज आपका बढ़ेगा। कंपाउंड का साइज आप बढ़ाइएगा कोई भी चीज़ का तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, नंबर ऑफ ब्रांचेज अगर बढ़ाते हैं
तो ब्रांचेज बढ़ने पर भी, ब्रांच किसी भी कंपाउंड में जितना ज़्यादा शाखा होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल हो जाता है। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। इसमें 3 ब्रांचेज है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें भी ब्रांचेज लगा हुआ है और इधर भी आपको बड़ा कंपाउंड है। तो इसमें सबसे सुपर ऑप्शन कौन होगा? मीथेन इज योर करेक्ट ऑप्शन। मीथेन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। लार्जर द कंपाउंड मोर इज द स्टेबिलिटी, और मोर इज द ब्रांच लिख सकते हैं। लार्जर द कंपाउंड, लार्जर द कंपाउंड, कंपाउंड जितना बड़ा होगा स्टेबिलिटी, कंपाउंड बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी भी आपके क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ ब्रांचेज ज़्यादा होगा, शाखा अगर ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेज अगर अधिक होंगे तो इसकी भी स्टेबिलिटी अधिक होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होगा? अधिक होगा। स्टेबिलिटी क्या होगा? अधिक होगा। और जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी कम होगा। तो कंपाउंड बड़ा है, ये तीनों बड़ा है और इसमें ब्रांच भी है, तो बड़ा कंपाउंड और ब्रांच वाला कंपाउंड ज़्यादा अस्थायी होता है, वो कम रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है कि के रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल, अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल दिया हुआ है बेटा। RX का रिएक्शन Na के साथ करवाते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है? ऊर्ज रिएक्शन होता है। अभी पहले पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? आपका क्वेश्चन है जब CH3CHBr, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3CHBr CH2CH का रिएक्ट करवाया गया है अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ करवाएंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो कहता है मेजर प्रोडक्ट देगा, यानी 2 प्रोडक्ट देगा। क्या है? देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। क्या कहता है कि सेट-जेफ रूल के हिसाब से कहता है कि यदि अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजेनेशन करवाते हैं, यानी अल्काइल हैलाइड का क्या करवाएंगे? उसमें से वाटर को भी निकालेंगे और हैलोजन को भी निकालेंगे। किसके अनुसार? तो सेट-जेफ के नियम के अनुसार अगर किसी भी अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रेशन या डिहैलोजेशन दोनों चीज़ अगर एक साथ करवाते हैं तो वहाँ पर बेटा एक से अधिक प्रोडक्ट किसका मिलता है? अल्कीन का ही एक से अधिक प्रोडक्ट मिलता है, यानी 2-3 अल्कीन का प्रोडक्ट आपको एक साथ देने का काम करता है। और उसमें उस प्रोडक्ट में जो आपका मुख्य प्रोडक्ट वही होगा जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज आपको ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट आपको बनेगा। एक आपका क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, यह आपका 1 ब्यूटीन बन जाएगा। यह आपका 1 ब्यूटीन बना, ये 20% बनता है। और एक आपका बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और ये आपका 2 ब्यूटीन बनेगा। ठीक है, और ये कितना बनेगा? 80% बनेगा। तो डबल प्रोडक्ट दिया। ठीक है, किसके हिसाब से? तो ये सेट-जेफ रूल के हिसाब से। तो आपका आंसर कौन सा है? तो पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट कौन बना? तो 80% ये बना, 20% वो बना। तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई? CH3CH, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कहता है कि CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन बेटा ये है आपका क्लोरोबेंजीन, आपका ये है, इसमें आपका Cl लगा हुआ है। और कहता है कि CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड, ये आपका मिथाइल क्लोराइड में यह है। अब तो आपसे पूछ रहा है कि CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड, इसमें होगा क्या? तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा इसमें ये आपका लोन पेयर क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो यहाँ रेजोनेंस की क्रिया होगी, ये आपका यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका डिलोकेलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो रेजोनेंस से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। और डबल बॉन्ड जब बन गया तो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा, यानी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और जब मजबूत हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ वो आपको शॉर्टर हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा?
शॉर्टर हो जाएगा, बंधन दूरी आपके छोटे हो जाएंगे, बंधन दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बंधन दूरी कम गया और बंधन मजबूत हो गया। तो दो घटना घटा, दोनों किस में घटा, इसमें घटा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है निगेटिव चार्ज वो डीलोकेलाइज हो गया, रेजोनेंस की क्रिया हुई और इसीलिए ये स्थिति आ गया। ये घटना इसमें नहीं होता है। तो आपको क्या देखने को मिला कि शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर आपका होगा कौन, यानी क्लोरोबेंजीन वाला जो होगा, क्लोरोबेंजीन ये आपका शॉर्टर भी होगा और स्ट्रॉन्गर भी होगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 इज, एंटीसेप्टिक एक्शन CH3 यानी क्या, CH3 का एंटीसेप्टिक यानी क्या, ये सब जो लगाते हैं वो किसके कारण होता है, तो फ्री आयोडीन के कारण होगा, होगा कहीं ऑप्शन, फ्री आयोडीन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज्ड एट रेफ्रिजरेंट्स, यानी जो हीटिंग और कूलिंग का काम कर जाता है, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं, एसी में इस्तेमाल करते हैं, वो आपका CF2Cl2 आपका कंपाउंड होता है। ठीक है, अब आपका बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा लेक्चर जो था वो आपका लास्ट कर गया। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, बहुत जल्दी आप देखिएगा, ये तो ख़त्म हो गया आपका, लगभग ये सारे आपको सेट ख़त्म कर दिए गए हैं। अब बहुत जल्दी आपका P और M का बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत आपका टॉपिक वाइज सेट आएगा। P और M यानी फिजिक्स और मैथ के बहुत ज़बरदस्त आपको एक एक करके सारे सेट को पढ़ाए जाएंगे। अब आप लोग हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।